Hello class, today we are going to discuss our class 9th chapter 5 the fundamental unit of life. आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना. मैं आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से विद वन वर्ड एक्सप्लेनेशन कराने वाली हूँ. ओके. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. क्या हुआ मतलब कि वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मीन्स जब कॉर्क के थिन स्लाइस को एग्जामिन किया जा रहा था ना. थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है? यहाँ पे जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है इसका मतलब क्या है? जो प्लांट होता है ना, देखिए जो ट्री होता है, ठीक है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, मतलब कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम कॉर्क बोल देते हैं. मीन्स उसकी ट्री की आउटर कवरिंग का एक छोटा सा पीस को वहां पे मतलब एग्जामिन किया जा रहा था. कौन एग्जामिन कर रहा था? रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. तो रॉबर्ट हुक जब उसको थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये आउटर कवरिंग है ट्री की, मीन्स जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है, ये किस जैसा लग रहा है? हनी कॉम्ब जैसा लग रहा है. अब हनी कॉम्ब क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है. जो बीज होती है ना, हनी बीज, ओके, जो वो अपना नेस्ट बनाती है. आपने देखा है ना जहाँ पे मधुमक्खी लगी होती है वहां पे उनका नेस्ट बना होता है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होती हैं, ठीक है. मतलब उसको उसने क्या देखा कि जो हनी कॉम्ब होता है उसको हमने हनी कॉम्ब बोला है, जो हनी का नेस्ट है उसको हमने हनी कॉम्ब बोला है. उसमें भी छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं. और उन्होंने क्या बोला कि जो हनी कॉम्ब है, मतलब कि जो बीज का जो नेस्ट है, और जो ट्री की बार्क है, ट्री की जो आउटर कवरिंग जो उन्होंने दी, वो दोनों सिमिलर थी कहीं ना कहीं. उन दोनों में ही क्या था कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, ठीक है. तो यहाँ पे आगे बताया भी हुआ है कि कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. कॉर्क क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो ट्री की बार्क से लिया जाता है. बार्क क्या होती है? जो ट्री की सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, ठीक है, उससे लिया गया है. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. मतलब और ये जो जब ये जो हुआ, जब उन्होंने एग्जामिन किया, ये किस टाइम एग्जामिन किया था रॉबर्ट हुक ने? 1665 में, ठीक है. एंड ये नहीं है कि वो हाँ बहुत माइंड से बैठा था कि हाँ मैंने कुछ डिस्कवरी करनी है, कुछ भी. ये सिर्फ एक बाई चांस ऑब्जर्वेशन उन्होंने की. उन्होंने क्या किया था, अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था. तो उन्होंने उसमें वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि वो देखना चाहते थे कि इसमें कोई भी चीज कैसे दिखती है. तो उस टाइम इन्होंने इस चीज को नोटिस किया. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स. तो रॉबर्ट हुक ने जो उनको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए हनी कॉम्ब में, ठीक है, या फिर कॉर्क ऑफ सेल, बार्क ऑफ ट्री में, तो उन्होंने इसको क्या बोला? छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने सेल बोला. उन्होंने सेल क्यों बोला? क्योंकि जो सेल है ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, कि छोटे छोटे से रूम, ठीक है. दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. आपको इस टाइम लग रहा होगा कि कुछ कोई खास बड़ी बात है नहीं है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि जिसका कोई सिग्निफिकेंट है नहीं. बट ऐसा नहीं था. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. बट इसको साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है ये साइंस के लिए, बहुत बड़ी डिस्कवरी रही थी ये साइंस के लिए. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसे ऑब्जर्व किया गया था कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना, मतलब उनमें कुछ सेपरेट मतलब यूनिट्स होती हैं, एंड वो रिपीटेडली यूनिट्स होती हैं. The use of the word cell to describe these units being used till this day in biology. And पता है आज भी इन यूनिट्स को मतलब कि डिस्क्राइब करने के लिए हम आज सेल वर्ड का यूज करते हैं इन यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके. अभी तक आपको मेरी से मतलब पैराग्राफ से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया. तो वो अपने माइक्रोस्कोप में क्या कर रहे थे? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देख रहे थे. मतलब कि जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, उसकी आउटर कवरिंग को जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा उसमें कुछ लिटिल लिटिल से मतलब कंपार्टमेंट्स हैं,
सेम थिंग उन्होंने हनी कॉम्ब को भी उन्होंने मतलब कि ऐसे एग्जामिन किया। तो हनी कॉम्ब में भी उन्होंने, हनी कॉम्ब को तो हम ऐसे भी देख के बता सकते हैं ना कि उसमें लिटिल लिटिल से कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने इन लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स को एक नाम दिया जो उन्होंने बोला सेल्स, मतलब कि मतलब एक स्मॉल रूम जैसा जगह है, ठीक है। तो उन्होंने इसको जो नाम दिया सेल्स, और उसी वर्ड को हम आज तक यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक रिपीटेडली यूनिट से बनी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स आप समझ सकते हो ना, जैसे हम भी लिविंग्स हैं, प्लांट्स लिविंग्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के एनिमल्स लिविंग है, जितने भी लिविंग्स हैं। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब सेल्स से बने होते हैं। ओके, वट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। अब इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। सेल्स क्या होती है, रिपीटेडली यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें अच्छे से कि जो वो लिटिल लिटिल से कंपार्टमेंट्स थे, जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, लेट्स सी है जो यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है, आप ये फिगर 5.2 जो आपको दिखाई हुई है, ये आपको सेल्स दिखाए हुए, ये क्या है, ये सेल्स है, ठीक है। ये छोटे छोटे से जो कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या नाम है, सेल्स, ठीक है। आपको एक चीज और यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है कि सेल्स के बीच में न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। एंड टिश्यूज आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनलीज बनाती हैं, और ऑर्गेनलीज आपस में कंबाइन करके क्या बनाती हैं, ऑर्गेन सिस्टम। एंड ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम अपना जो ये सेल होता है ना, ये जो एक छोटा सा कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, इसको हम इतना डीपली स्टडीज करेंगे ना कि सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। बस आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि सेल क्या है, ये एक छोटा सा जो कंपार्टमेंट है इसको हमने सेल बोला है, और सेल के बीच में बहुत कुछ होता है, आपने ये याद रखना है। अब आप किसके बारे में पढ़ोगे, सेल के बारे में पढ़ोगे आगे, कि सेल की बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे ये सेल है ना, सेल की देखो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है, सेल की एक आउटर कवरिंग होती है, सेल में जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये जो बीच में आपको यहाँ पे डॉट की तरह दिखाया ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आपने ना एक दो चीजों को आपस में रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 5.1 के बारे में, बट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने किससे होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज रीड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी है आपके पास 5.1, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ऑनियन बल्ब होता है, जो ऑनियन होता है मेनली, ठीक है, उससे हमने एक स्मॉल पीस लेना है। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कनकेव साइड ऑफ द ऑनियन, ठीक है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Okay, अब ये देखो मैं आपको दोबारा से रीड करती हूँ। अब हमने क्या करना है, एक स्मॉल पीस लेना है, मतलब कि एक ऑनियन बल्ब लेना है, एक ऑनियन लेना है। ऑनियन की जो एपिडर्मिस होती है ना, जो बाहर वाली स्किन होती है, ठीक है, वो हमने मतलब किसकी रिमूव करनी है, ठीक है। जो बाहर वाला लेयर है ना उससे नहीं, जो उसकी अंदर वाली लेयर निकलती है, ठीक है। मतलब जो बाहर वाली है ये तो आपको ऑनियन कलर की दिखती है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा रेडिश कलर, और जो अंदर उसका व्हाइट कवर है ना, व्हाइट साइड जो है उस साइड से हमने इसमें से पील, एक स्किन निकलती है, ठीक है, उसको हमने लेना है, उसको हमने अपना मतलब कि फॉर्सेप वगैरह से पील ऑफ करना है, ठीक है। एंड हमने उसको इमीडिएटली एकदम से क्या करना है, वॉच ग्लास में, मतलब कि जिसमें हम देख भी सके, मतलब कि एक जैसे होता है ना हमारे पास कांच के मतलब कंटेनर्स होते हैं ना, तो हमने उसमें उसको डालना है, ठीक है, जिससे हम उसमें देख भी सके, मतलब कि कंटेनर में डालना है, उसमें पानी होना चाहिए, जिससे वो पील जो है जो हमने निकालना है वो ना तो फोल्ड हो ना वो ड्राई हो। अब हमने बताना है कि व्हाट डू वी डू विद दिस पील, अब हम ये बताएंगे आगे कि अब हम इस पील के साथ क्या करेंगे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हमने एक ग्लास स्लाइड लेनी है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब हमने क्या लेना है, अब हमने पहले स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर हमने अब थोड़ा सा वाटर डालना है,
ठीक है। फिर जो हमारे पास जो पील जो हमने लिया है, मतलब कि जो एपिडर्मिस की जो अंदर वाली लेयर हमने निकाली है उसमें सॉफ्ट सी, वो हमने लेनी है वॉच ग्लास से और उस स्लाइड के ऊपर डालनी है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अब जो हमने पील लिया ना वो हमने मतलब कि श्योर रखना है कि वो फॉल्ट वगैरह ना हो उसमें, मतलब बिल्कुल प्लेन वे से हो उसके ऊपर। अब हम इसमें इस चीज़ को करने के लिए हम मतलब कि पेंट ब्रश वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन ऑन द पीस। अब हम क्या करते हैं, सैफरन सॉल्यूशन होता है, मतलब कि जो डाइज वगैरह होती है वो उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इस पर कवर स्लिप डालनी है, और कवर स्लिप डालते हुए भी हमने ये ध्यान रखना है कि किसी टाइप का भी कोई एयर बबल वगैरह ना आ पाए कवर स्लिप पे, ठीक है। उसके बाद हमने अपने टीचर की हेल्प से क्या करना है, एक टेम्परेरी माउंट बना लिया हमने ऑनियन पील का, ठीक है। अब हमने इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर पहले लो पावर पे फिर हाई पावर्स पे उसको देखना है, ओके। जैसे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो हमने इसको यहाँ पे रखते हैं हम स्लाइड को, यहाँ पे रख के हमने इसको यहाँ से अपने ऊपर आइज की हेल्प से हमने इसको अपना ऑब्जर्व करना है कि क्या हमने देखा। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना इसकी पील को, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हम मतलब कि क्या देखेंगे जब हम लेंस के ऐसे देखते हैं, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या हम वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो हमने देखा है। डज इट लुक लाइक, क्या वो सिमिलर ऐसा लग रहा था। यस, जो आपने ऑनियन की पील ली है वो सेम ऐसी होती है, ठीक है। अब आपको इसमें भी क्या दिख रहा है, इसमें भी आप कह सकते हो ना, इसको कंपेयर कर सकते हो कि इसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एंड इन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सेल्स बोला हुआ है हमने इसको। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब इन्हीं सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो लिटल आपके कंपार्टमेंट्स हैं, हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये देखो, ये आपके पास सेल है, ये जो बड़े वाली आउटर ये है ये आपकी सेल है, और इसके बीच में जो छोटा सा डॉट दिखाया हुआ है ये क्या है, आपका न्यूक्लियस। लेट अस स्टडी फर्दर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लियरेंस होती जाएगी। We can try preparing temporary mounts of peels of onions of different size. अब हम मतलब कि टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन, जो हमारी ऑनियन की पील्स है वो हम डिफरेंट साइज की भी ले सकते हैं। बट डू वी ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब आप मुझे बताओ, आपको उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगी या डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको उसमें नजर आएगी। अगर आपने पील का साइज बड़ा लिया या छोटा लिया, तो आपको उसमें जो आपको सेल्स वहां पे दिखाई देंगे वो आपको बड़े दिखने लग जाएंगे या छोटे दिखेंगे। अब आपको जो सेल का साइज है वो तो सिमिलर रहेगा ना, ओके। जो आपका एक सिंगल सेल है वो तो सिमिलर साइज का रहेगा ना। बट आर दीज स्ट्रक्चर्स, these structures look similar to each other। ये जो structures जो होती हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा similar लगती हैं। Together they form a big structure like an onion bulb। and इन्होंने आपस में मतलब कि combine कर करके आपके onion bulb को बनाया है, मतलब कि एक onion को produce किया है। We find from these activity that onion bulbs of different size have similar strong small structures visible under a microscope। तो अब हम यहाँ से क्या मतलब कि एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी ऑनियंस होते हैं, चाहे वो बिग साइज के हैं चाहे वो स्मॉल साइज के हैं, ठीक है, सब इन्हीं स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। अगर बिग साइज के हैं तो बहुत सारे ज़्यादा सेल्स आपस में कंबाइन किए, अगर स्मॉल साइज के हैं तो भी मतलब सेल्स तो बहुत ज़्यादा कंबाइन किए पर एज कम्पेयर टू बिग थोड़े स्मॉल कंबाइन किए हैं आपस में। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम। कि जो ऑनियन पील के सेल्स होते हैं वो सब सेम दिखाई देंगे आपको, चाहे आप जो ऑनियन है वो किसी भी साइज का ले। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb। जो हमने आपकी small structures जो हमने पीछे फिगर 5 पॉइंट, कौन सी फिगर थी, फिगर 5.2 में देखा है ना, ये जो फिगर 5.2 में हमने देखा जहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, जो हमें ऑनियन पील की जो हमें स्ट्रक्चर दिखी, चाहे कहीं हम बड़े ऑनियन से ले चाहे स्मॉल ऑनियन से ले, बट ये साइज जो है सेल्स का ये हमें सिमिलर ही दिखेगा, ठीक है। इस साइज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। डिफरेंस आएगा तो किस में आएगा, नंबर ऑफ सेल्स में आएगा, सेल के साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि चीज तो एक ही है तो ऑनियन ही है। एंड यही सेल्स आपस में कंबाइन कर करके ऑनियन बल्ब का फॉर्मेशन करती हैं। These structures are called cells। and इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है, सेल्स बोला है।
Not only onions but all organelles that we observe are made up of cells. ये सिर्फ only onions की बात नहीं है, जितने भी organisms होते हैं, जितने भी आप living organisms अपने around देख रहे हो, सभी cells से बने होते हैं. However, there are also single cells that live on their own. In fact, ऐसा भी है कि only एक just one single cell भी अपने आप में लिविंग है, ठीक है, मतलब कि अपने आप में जीवित है, वो अपने आप को अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे सेल से आपस में मिलके काम करेंगे तभी वो लिविंग होगी. ओके, ओनली वन सिंगल सेल भी लिविंग होता है. अब हमें मोर टू नो अबाउट यहाँ पे रीड करना है, मोर टू नो अबाउट. ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. अब ये सब जो है ना, इसमें जितना भी डाटा आपको गिवन है, ये सब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिमेम्बर भी रखना पड़ेगा. ओके, जो सेल्स होते हैं वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने. कौन से ईयर में किए थे? 1665 में. और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? उन्होंने कॉर्क स्लाइस में सेल्स को ऑब्जर्व किया था, एक प्रिमिटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने माइक्रोस्कोप की हेल्प से. ठीक है ना. कॉर्क स्लाइस समझते हो ना. मैं आपको यहाँ पे फिर बता रही हूँ कि जो ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें लियोनहॉक. और इनफैक्ट एक बात और बता देती हूँ, जो ट्री की आउटर कवरिंग होती है उसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो डेड सेल्स होते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में जो सेल्स को मतलब कि देखा था, जो उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, वो कैसे सेल्स थे? वो डेड सेल्स थे. उसके बाद ड्यूविन हॉक in 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. and उसके बाद ल्यूविन होप ने 1674 में अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 9 years later, है ना, विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव हो चुका था, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1835 who discovered the nucleus in the cell. एंड ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने हमें बताया था कि सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है. ये उन्होंने कब बताया? 1831 में. पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm. अभी मैं आपको ये सब डिफाइंस आगे बताऊंगी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. जो पुरकुंजे थे 1839 में, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को मतलब कि दिया था किसके लिए? जो फ्लूइड सब्सटेंस था सेल के अंदर. मैं एक मिनट आपको थोड़ा बैक वहीं ले जाती हूँ, वहीं पे मैं आपको बताती हूँ. सी ये आपका सपोज करो जस्ट वन, ये आपका सेल है. कैन आई सी? ये आपका जैसे ये आपका यहाँ पे सेल है. ठीक है, इस सेल के अंदर ये आपको जो अंदर की साइड यहाँ पे आपको जो ये आपका यहाँ पे सेल था, ये जस्ट अ मिनट यार प्लीज, सॉरी. ये आपको ये सेल है. ठीक है, ये आपका सेल है ना. ये सेल में सेल की जो बाउंड्री है, जो बाहर वाला आपको ऐसी दिखाई है बाउंड्री, है ना, और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जो ये स्पेस है ना, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का स्पेस दिखा हुआ, यहाँ पे ना सेमी लिक्विड कुछ मतलब कि फ्लूइड मटेरियल पड़ा होता है, तो उसको क्या टर्म दी गई है? प्रोटोप्लाज्म. क्या टर्म दी गई है उसको? प्रोटोप्लाज्म. ओके, प्रोटोप्लाज्म बोला गया उसको. अब यहाँ पे मैं आपको वही बता देती हूँ थोड़ा, तो मैंने जस्ट आपको बताया थोड़ा. ठीक है, पुरकुंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. कि जो सेल में जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको पुरकुंजे ने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म. Thus, the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit life was presented by two biologists. उसके बाद क्या हुआ? सेल थ्योरी आई. ठीक है, सेल थ्योरी में क्या था मेनली कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं. एंड जो सेल होता है एंड द सेल एंड जो सेल है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये जो सेल थ्योरी थी ये किसने प्रेजेंट की थी? टू बायोलॉजिस्ट ने, स्क्लेरिन एंड शवान ने. ओके,
The cell theory was further explained by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. बाद में सेल थ्योरी में मतलब और बाद में जब उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई तो विर्चो ने क्या बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब कि जैसे वन सेल था, वन सेल ने मतलब कि अपने आप में वो जैसे डिवाइड हो गया तो टू सेल्स बने। मतलब कि जो न्यू सेल है ना वो पुराने सेल से ही आएगा, ठीक है ना। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. And 1940s तक मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे। मतलब अब हम जो कोई चीज़ थी ना उसको और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से देख सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ये भी जान पाए कि जो एक छोटा सा सेल हमारे पास गिवन है, इस सेल के अंदर भी क्या कुछ प्रेजेंट है। ओके, मैं आपको ये दोबारा फिर एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। उन्होंने कहाँ पे ऑब्जर्व किया था इसको? सेल्स ऑफ कॉर्क में। एंड जो कॉर्क वाले सेल थे वो कैसे थे? वो डेड सेल्स थे। उसके बाद आपके पास आए ल्यूवेन, ये इन्होंने 1674 में मतलब किसको इन्होंने क्या देखा? इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। ठीक है, अब उन्होंने किसको देखा? लिविंग सेल्स को देखा। सबसे पहले डेड सेल्स को किसने देखा? रॉबर्ट। लिविंग सेल्स को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद आए आपके रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में किसके बारे में बताया? कि सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया 1831 में? कि सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आए आपके पुरकुंजे। इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कि जो आपके सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड चीज को, जो फ्लूइड होता है सब्सटेंस है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला। उसके बाद हमारे पास आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया गया? सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? सबसे पहले यहाँ पे दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, स्क्लेडन एंड श्वान इन 1839। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये सब किससे बने होते हैं? ये सब मिलकर आपस में सेल्स से बनी होती है। एंड जो सेल्स होते हैं यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। एंड उसके बाद विर्चो ने फर्दर एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी को। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग होता है, मतलब कि जो पहले ही अवेलेबल है सेल्स, उनसे ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जैसे ही डिस्कवरी हुई 1940s में, तो ये और ज़्यादा इजी हो गया कि जो सेल था, सेल के अंदर और क्या कुछ प्रेजेंट है उसको स्टडी करने के लिए। ओके।